हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च 11 2023। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम देखते हैं हिंदू एनालिसिस के बारे में। देखो कौन कौन सी न्यूज़ आई हुई हैं आज इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त H3N2 फ्लू आया हुआ है। ठीक है, इससे 2 लोगों की लाइफ भी चली गई है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है। ठीक है, दोनों ही पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटीज़ था। ठीक है, कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब समझो क्या होता है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है गाइस साइमल्टेनियसली ना प्रेजेंट होना 2 और मोर डिजीजेस पेशेंट के अंदर जब होती है तो उसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि कोविड-19 जैसे ही सिम्टम्स हैं इसके, वही फीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस और वीजिंग। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी नज़र आ रहा है तो प्लीज़ बी केयरफुल। अब थोड़ा ना तुम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से H3N2 फ्लू के बारे में जान लो कि होते क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द सेम। देखो रिसेंटली तो आया ही है ये। ठीक है, और ICMR ने इन्फ्लुएंजा बताया है, सब टाइप है वायरस का दैट कॉज फ्लू। ठीक है, H3N2। अच्छा, इस इन्फ्लुएंजा के बारे में जान लो। हम इसको ना हांगकांग फ्लू भी कहते हैं, और ये इन्फ्लुएंजा है जो आपके रेस्पिरेटरी इलनेस देता है ह्यूमंस को। सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और कई बार ऐसा नहीं कि पहली बार आया, पहले भी आया। ऐसा स्प्रेड कैसे होता है तो देखो हाईली कंटेगियस है और स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन, ड्रॉपलेट्स के इवन थ्रू। तो अभी फिर यार मास्क लगाना शुरू कर दो, क्योंकि कफिंग और आप बातचीत कर रहे हो इन्फेक्टेड पर्सन से, तो स्नीजिंग वगैरह अगर हो रही है तो फिर आपको भी अपने आप को कवर रखना चाहिए। जिनको हुआ है वो भी कवर रखें। सिम्टम्स क्या हैं? प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, फटीगनेस रहेगी, हेडेक रहेगा, रनिंग नोज, सार थ्रॉट, डायरिया एक्सपीरियंस कर सकते हो, वॉमिटिंग जैसा फील आएगा। तो ये सिम्टम्स है वीक तक रहता ही रहता है। ठीक है, उसके आगे भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। तो ट्रीटमेंट क्या है? रेस्ट करो, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लो। ठीक है, आइबुफ्यूनिक मेडिसिन वगैरह लो ताकि फीवर वगैरह कम हो और पेन से रिलीफ मिले। तो वही जैसे मैंने आपको कहा, कवर द माउथ एंड नोज वाइल स्नीजिंग और कफिंग, और कॉन्टैक्ट ऐसे लोगों से जो सिक हैं वो उनसे नहीं करना है। इसके अलावा गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिनके क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी नहीं बना के दिए हैं, तो प्लीज़ डिस्कस इट, डू इट, जितना कर सकते हो करो। देखो पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का, ये बताना है। तो कौन सी क्रॉप बता दो है? कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर दोगे आप। सेकेंड क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट्स इन। तो पहला बता रखा है कि जब आप ऐसा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वाला कल्टिवेशन करते हो तो इससे रिड्यूस होता है सीड रिक्वायरमेंट, मीथेन प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो इसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ना विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट। ठीक है, तो अब देखो ये ना बड़े ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इफ़ यू नो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देन ओनली आंसर, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, है ना। तो डायरेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस को प्लीज़ whenever you know the answer then only do, otherwise आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, यू विल गेट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स ऑनली। ट्यूटोरियल में भी देखो यहाँ पर एक आया हुआ है, बिलेटेड बट एसेंशियल। यहाँ पे ना यहाँ बता रहा है कि इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि इंडिया एक रेगुलेटरी रिस्पॉन्स बनाए, क्योंकि वर्चुअल असेट्स की जो सर्च स्टार्ट हो गई है ना, वो बहुत दिक्कत क्रिएट कर रही है। अब समझो क्या क्या ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वर्ड आया सर्च, यू नो द मीनिंग ऑफ सर्च। तो देखो सर्च का मतलब होता है कि सडन पावरफुल फॉरवर्ड या कोई ऐसी मूवमेंट जिससे कि ना चीज़ें चेंज हो रही हों, तो उसको सर्च कहते हैं, है ना। कोई सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना किसी चीज़ के लिए, या अगर हम इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर भी कुछ अलग सा चेंज आना इकोनॉमिक वर्चुअल असेट्स में। इसके बारे में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन सर्च जैसे आ जाता है ना, तो उसमें रेट ऑफ राइज एकदम से बढ़ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अभी क्या है, वर्चुअल असेट्स का ना सर्च बढ़ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब समझो इसका मतलब क्या है। देखो फिनेंस मिनिस्ट्री ने ना मार्च 7 में एक नोटिफिकेशन निकाली और इसमें ट्रांजैक्शन लिखी सारी है, इसमें वर्चुअल डिजिटल असेट्स हो गए। तो कहा जा रहा है कि ना इसको ना इन सभी डिजिटल असेट्स की ट्रांजैक्शंस को ना PMLA में लाना, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। हो जाना चाहिए था पहले ही, बट अब हो रहा है, अब भी हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि होए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रगल कर रही है रिसेंट ईयर्स में कि कैसे अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी रिस्पॉन्स दिया जाए टू डील विद पेंडेमिक एरा सर्ज इन एडवर्टीजमेंट, जो भी सॉलिसिटाइट कर रहा है ना, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट वर्चुअल असेट्स में हो रही है।
क्योंकि ये बता रहा है कि जुलाई 2021 में एक ऑनलाइन रिपोर्ट आई थी brokerchooser.com से, और वहाँ पे इंस्टेंस बताया गया है कि इट एस्टिमेटेड दैट इंडिया एज बीइंग द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो ओनर्स वहाँ पर हैं, जहाँ पर 10.7 करोड़ आपका है, विच हैज़ मोर देन 3x द नंबर ऑफ ओनर्स ऑफ क्रिप्टो एसेट्स इन द सेकेंड रैंक यूएस। हम आपके तो सोच लो आप, पहले यूएस है, उसके बाद हमारा नंबर आता है कि क्रिप्टो एसेट्स हम इतना ले रहे हैं, इतना हमारे पास हैं कस्टमर्स। तो इवन इफ दिस इज़ डिस्काउंटेड, अगर हम करते हैं एज अ स्पेकुलेटिव गेसमेंट की तरह अगर गेस करते हैं, तो मेजर्स एंड डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, है ना, ताकि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का पता चले। नहीं तो क्या हो रहा है, अभी अनरेगुलेटेड वर्चुअल एसेट्स का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ा हुआ है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिनेंस है वो इन्फॉर्म भी इवन कर रही है, लोकसभा इवन ईडी को भी कर रहा है कि इन्वेस्टिगेट करने चाहिए ना ऐसे केसेस जो क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से रिलेटेड है, जहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज किया जा रहा है और उसकी वजह से वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो कह रहे हैं 936 करोड़ जो है ना, ऐसे चीज़ें जो है ना, जनवरी 31 तक कितना गायब था इतना पैसा। तो डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की जितनी भी ट्रेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन सभी को पीएमएलए एक्ट में लेकर आया जाए, ताकि सर्टेन किया जा सके कि जितने भी इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको सेफ कीपिंग करके रखा जाए, सारी ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब देखो, हमें पता है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वॉचडॉग है, जो देखती रहती है कि कुछ ऐसा काम ना हो रहा हो जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अंदर आ रहा हो या मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ रहा हो। कॉन्टीन्यूसली ये कोशिश की जाएगी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में बहुत पोटेंशियल है, और ये इसका पोटेंशियल ये भी है कि क्रिमिनल मिसयूज़ भी किया जा सकता है, बहुत ही तेज़ी से किया जा सकता है और वर्ल्ड वाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब एज इट पॉइंटेड आउट द फैक्ट दैट फ्यू कंट्रीज हैव मूव टू रेगुलेट वर्चुअल एसेट, तो सम अदर्स हैव बैंड इट ऑल्सो। ठीक है, मेजॉरिटी में तो यही है कि नॉट टेकन एनी एक्शन हैज क्रिएटेड अ ग्लोबल सिस्टम में लूप होल्स में। अभी कह रहा है कि क्योंकि इंडिया G20 समिट करने जा रहा है, G20 प्रेसिडेंसी करने जा रहा है, तो इंडिया को ना ये नीड समझते हुए इस पर स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत है, एक कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी रिस्पांस बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस पे सभी लोग रिस्पांस करें क्रिप्टो एसेट से रिलेटेड। तो सेंटर का डिसीजन क्या है कि पीएमएलए मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, जो ऐसे कोई टैक्स रिजाइम को इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, और प्रिस्क्राइब करे कि उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। और देखो, आरबीआई कंसिस्टेंट एडवोकेट कर रहा है फॉर अ बैन नीड्स टू बी सीरियसली वेट, जो कि बहुत ज़रूरत है कि हम इसको देखें और हम खाली ये इसमें ना छोड़ दें कि लॉन्ग डिले ड्राफ्ट लेजिस्लेशन कभी बनेगा, है ना। कुछ चीज़ें देखो प्रायोरिटी में होनी चाहिए तो होनी चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट गाइस दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू दिस आर्टिकल विच इज़ इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ अ मूवमेंट ऑफ रेकनिंग फॉर ऑकस एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑकस इज़ द ग्रुप, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, पार्टनरशिप है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। अब यहाँ पे ना इस आर्टिकल में बेसिकली जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे ना सून टू बी ऑप्टिमाइज्ड या अनाउंस किया गया ऑप्टिमल पाथवे फॉर ऑकस, है ना, हैज़ गो इम्प्लीकेशंस जो कि बियॉन्ड आपके ऑस्ट्रेलिया उसके आसपास के नेबरहुड पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो implications Australia's plans to operate a fleet of nuclear powered submarine within the next decade, ऐसा है ना, ऐसा उनकी तरफ से प्लान चल रहा है। तो उसका कह रहा है कि असर भी सब जगह पर पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने कॉल्ड द सिंगल बिगेस्ट लीप इन डिफेंस कैपेबिलिटी इन ऑस्ट्रेलियाज हिस्ट्री, तो ऐसा बताया गया है। तो उसके बाद ना यहाँ पर बोल रहा है कि जो ऑकस की कंसल्टेशंस है ना, इज़ नॉट विदाउट ड्रॉबैक्स। मेन इशू फॉर ऑस्ट्रेलिया इज़ दैट मैनी ऑफ इट्स जो रीजनल पार्टनर्स हैं वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को अपोज करते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर अटैक सबमराइंस को ऑपरेट करता है। जैसे इंडोनेशिया बहुत ऑस्ट्रेलिया को इस मामले में कोसता है कि भाई क्यों, लाइक हमें खतरा हो सकता है ना। तो रीजनल पार्टनर्स साथ नहीं दे रहे हैं। तो फॉर इट्स पार्ट यहाँ पर बोल रहा है कि इसके लिए फिर अगर आप ऑकस के साथ सोचते हो या क्वाड के साथ देखते हो, तो कैनबरा डिस्क्राइब द क्वाड एज अ नॉर्मेटिव ग्रुप, जिसका विजन क्या है कि ऑकस एज अ मोर टेक्निकल अरेंजमेंट क्रिएट हो। तो देखो ऑस्ट्रेलिया वाले अपने आप में जवाब में क्या कह रहे हैं कि वो वांट टू क्रिएट एन टेक्निकल अग्रीमेंट्स, है ना, मतलब सारी चीज़ें ये चल रही हैं। तो यहाँ पर ना ये सारी बातें करते हुए सिर्फ यहाँ पर बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि ना अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, चैलेंजेस दे रखे हैं आपके किसके लिए, कैनबरा के लिए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या
ऑप्शंस हैं, क्या क्या वो कर सकता है और क्या क्या उसके साथ साथ चैलेंजेस आ रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स हैं विल बी चोजन पाथवे कि भाई यूएस टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर अटैक सबमराइन फॉर ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऐसा भी बोला जा रहा है, ऑफिशियल्स का कहना है। फिर कह रहा है कि 2 ऑफ द यूएस सेनेटर्स रोट टू प्रेसिडेंट कि भाई अर्जिंग हिम नॉट टू सेल न्यूक्लियर सबमराइंस टू ऑस्ट्रेलिया, है ना, अदरवाइज इट विल जोपर्डाइज द यूएस नेशनल सिक्योरिटी। तो ये एक चैलेंज भी है हमारे मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ। सेकेंड ऑप्शन इज़ फॉर द यूके टू एक्सपेंड क्लास प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया। थर्ड इज़ द मोर लाइकली टू ट्राई लेटरल एफर्ट टू डेवलप अ न्यूक्लियर सबमराइन, ठीक है। उसके साथ साथ फिर ये ऐसे करते हुए फिर क्रिटिक्स का अलग अलग कहना भी है यहाँ पर। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो हमेशा होता है ना गाइस, वो एक कॉम्प्लिकेशन का ही रिजल्ट होता है ना। अगर इसीलिए तो देखो एक इसमें और याद रख लेना, एक मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है न्यूक्लियर ट्रांसफर्स के लिए वो होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो IAEA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ना ये बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक हाईली रिच्ड यूरेनियम रिएक्टर का भी एक स्टेट है ना। तो ये सब यहाँ पर डिस्कस किया गया है और उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि NPT को बहुत अच्छे से फिर फॉलो कराना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ, मतलब दिस आर्टिकल इज़ टॉकिंग अबाउट कि जो भी इनके बीच में ऑकस जो कर रहा है उसकी जो फ्रेंडशिप है और वो टेक्निकल एग्रीमेंट है, एक तरह का सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, हाउ इट इज़ हैम्परिंग, हाउ इट कैन बी हैम्पर टू द रीजनल्स, आपके जो स्टेट्स हैं आसपास के ऑस्ट्रेलिया के, उनको कैसे कर सकता है, लाइक दैट, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट बट या सम टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट, जस्ट लुक एट दैट, ठीक है। So we can understand कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑल साइनिंग दी ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन में कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो बेनिफिट ले सकती हैं और इसके अलावा थर्ड कंट्री भी बेनिफिट कैसे ले सकती है। देखो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ जो है ना वो जो प्रोड्यूसर्स होंगे दोनों कंट्रीज़ के मे वेरी फ्रॉम 20 to 80% फाइनल टोटल कॉस्ट ऐसे को वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। तो मतलब पैसे की भी फाइनेंशियल शेयरिंग भी है। थर्डली जो है पार्टिसिपेशन आ सकता है कंट्री का को प्रोडक्शन ऑफ मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिट, जो भी लिमिट की जाएंगी वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि भाई अभी रिसेंटली किस कंट्री ने इंडिया के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट किया है, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, ठीक है जी। आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो टुडे। थैंक यू सो मच।